अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? प्रोटीन का पाचन, क्या प्रोटीन का पाचन यकृत में होता है? नहीं, गलत बात है। प्रोटीन का पाचन क्या मुंह में शुरू होता है? नहीं, मुंह में केवल शर्करा का पाचन शुरू होता है, वो भी स्टार्च का। ठीक, स्टार्च को क्या करता है? एमाइलेज बदल देता है, किसमें बदल देता है? माल्टोज में। ठीक, तो हमारे मुंह में किसका पाचन शुरू होता है? शर्करा का, यानी स्टार्च का। क्या छोटी आंत में होता है? नहीं, छोटी आंत में भी क्या कहते हैं, प्रोटीन का पाचन शुरू हो जाता है, और सॉरी, प्रोटीन का पाचन होता है, लेकिन प्रोटीन का पाचन होने का जो शुरुआत है वह हमारे अमाशय यानी हमारे स्टमक में ही शुरू हो जाता है। ठीक, जो प्रोटीन का पाचन है वह हमारे स्टमक में शुरू होता है, हमारे मुख में क्या कहते हैं, प्रोटीन का पाचन शुरू नहीं होता है। हमारे मुंह में केवल किसका पाचन शुरू होता है? हमारे मुंह में शुरू होता है स्टार्च का, और इस स्टार्च को बदल दिया जाता है किसमें? माल्टोज में। किसकी हेल्प से? एमाइलेज, सलाइवरी एमाइलेज की हेल्प से। ठीक है, प्रोटीन का पाचन इसमें भी होता है, लेकिन ये नहीं पूछ रहा है कि कहाँ होता है, ये पूछ रहा है कहाँ शुरू होता है। तो शुरू हमारे मुंह से ही हो जाता है, सॉरी, हमारे अमाशय से ही प्रोटीन का पाचन शुरू हो जाता है। अगला क्वेश्चन, दांतों की सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का पीएच, अब हमारे जो माउथ है उसका पीएच कितना कितना से कम होने पर जो दांतों में क्या होती है? सड़न शुरू हो जाती है। ठीक है, दांतों में क्या होता है? हमारे दांतों जो डिके करने लगते हैं, क्षय करने लगते हैं। तो हमारे मुंह का पीएच जब 5.5 से क्या हो? 5.5 से पीएच क्या हो? कम हो तो दांत क्या करने लगते हैं? दांतों में सड़न शुरू हो जाता है, दांतों का टीथ का डीके शुरू हो जाता है। अगला क्वेश्चन, स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं? अब जो स्वाद का पता लगाता है उसको क्या कहते हैं? उसको गस्टेटरी रिसेप्टर कहते हैं, रसवेदी अभिग्राहक। ठीक, हमारे जो मुंह के अंदर जो जीभ है, उस जीभ पर क्या है? स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। तो उन स्वाद कलिकाओं में क्या होते हैं? गस्टेटरी रिसेप्टर होते हैं, ये रसवेदी अभिग्राहक होते हैं। तो ये रसवेदी अभिग्राहक यानी गस्टेटरी रिसेप्टर के द्वारा ये हमें क्या पता चलता है? हमें स्वाद का पता चलता है कि कौन सा चीज किस प्रकार का स्वाद देता है। ठीक, ये संवेदी नहीं है, रासायनिक अभिग्राहक नहीं है, ग्रहण अभिग्राहक। ये जो अल्फैक्टिक रिसेप्टर होता है, अल्फैक्टिक रिसेप्टर, इसके जरिए हम किसी चीज को सूंघते हैं। ठीक है, ये जो अल्फैक्टिक रिसेप्टर है ये हमारे क्या कहते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है। ठीक, RESPIR, ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है, और ये हमारे कहाँ होता है? ये हमारे होता है नोज में। ठीक है, नेजल कैविटी में होता है। कहाँ होता है? नेजल में होता है। कौन? अल्फैक्टरी रिसेप्टर। तो अल्फैक्टरी रिसेप्टर क्या करता है? अल्फैक्टरी रिसेप्टर हमें किसी वस्तु को सूंघने की क्षमता देता है, किसी वस्तु को सूंघ सकते हैं, लेकिन किसी वस्तु का स्वाद का पता लगाने के लिए हमारे जीभ पर क्या होते हैं? गस्टेटरी रिसेप्टर होते हैं। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से ऑक्सीकरण के समय अधिकतम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करता है? तो अधिकतम मात्रा में जो ऊर्जा उत्पन्न करता है कौन करता है? वसा करता है। ठीक, देखो, जब हमारे फैट का, प्रोटीन का और ग्लूकोज का जब क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है, तो ऑक्सीडेशन के इस प्रोसेस में सबसे ज्यादा एनर्जी हमें किससे मिलती है? सबसे ज्यादा एनर्जी हमें मिलती है फैट से। देखो, प्रति ग्राम प्रोटीन से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। प्रति ग्राम प्रोटीन से, अगर प्रोटीन है तो प्रति ग्राम प्रोटीन से कितने कैलोरी ऊर्जा मिलेगी? 4 कैलोरी ऊर्जा, 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलेगी। और अगर कोई ये क्या कहते हैं, ये है कार्बोहाइड्रेट है, कार्ब्स है, तो कार्ब से भी प्रति ग्राम कितनी ऊर्जा मिलेगी? 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलेगी। लेकिन यदि यहीं पर फैट है, ठीक है, यदि यहीं पर क्या है? फैट है, तो फैट से प्रति ग्राम फैट से कितनी एनर्जी मिलेगी? 9 किलो कैलोरी एनर्जी मिलेगी। यानी सबसे ज़्यादा एनर्जी ऑक्सीडेशन होने के बाद सबसे ज़्यादा एनर्जी किससे मिलती है? सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है हमारे क्या कहते हैं कि वसा से, फैट से, लिपिड से मिलती है। अगला क्वेश्चन, हमारा दंत वल्क से बना है कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट। देखो, हमारा जो दांत है, जो दांत का जो इनामेल होता है, इनामेल जो कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट दोनों से मिलके बना है। ठीक, और ऑप्शन में दोनों है, लेकिन हमें एक को टिक करना है। जो हमारे दांत का जो मैक्सिमम भाग होता है वो किससे बना होता है? कैल्शियम फास्फेट से। तो हमारा आंसर ए हो जाएगा। अगर
हमारे ऑप्शन में कैल्शियम फास्फेट न दिया हो, कैल्शियम कार्बोनेट दिया हो, तो हम कैल्शियम कार्बोनेट को टिक करेंगे। लेकिन बना तो कैल्शियम कार्बोनेट एवं कैल्शियम फास्फेट दोनों से है। कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कैल्शियम क्या कहते हैं फास्फेट जब मिलते हैं तो कैल्शियम क्या कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एपेटाइट का निर्माण होता है। उसी से हमारे दांत का इनामेल बना है और हमारे दांत के इनामेल की मजबूती का राज है। लेकिन जब ऑप्शन में कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट दोनों हो तो हम ऑप्शन को टिक करेंगे कैल्शियम फास्फेट वाले को, क्योंकि इनामेल की अधिकतम मात्रा इसी की बनी होती है। अगला है मेटाबॉलिज्म संबंधित है। देखो मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म हमारे शरीर में जितनी भी रासायनिक क्रियाएं होती हैं वो सभी रासायनिक क्रियाओं के योग को क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म कहते हैं। शरीर में होने वाली सभी रासायनिक प्रतिक्रियाएं हैं मेटाबॉलिज्म? हाँ है। क्या सरल अणुओं से जटिल अणुओं का संश्लेषण? हाँ है। अभी समझाते हैं इसको। उपचय और अपचय, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड तीनों। कैसे? देखो हम लोग जो भी खाते हैं उसका छोटे अणुओं में टूटना क्या कहलाता है? कैटाबॉलिज्म। जैसे हम लोग जैसे एक खाते हैं, जैसे सपोज दैट मान लो हम लोगों ने प्रोटीन खाया, ठीक? प्रोटीन क्या किया? खाया। तो ये प्रोटीन किस में बदल गया? ये प्रोटीन बदल गया अमाइनो एसिड में, ठीक? उसके बाद जैसे मान लो हमने खाया कार्बोहाइड्रेट्स, कार्ब्स खाया, तो ये कार्बोहाइड्रेट बदल गए हमारा किसमें? ग्लूकोज में। तो ये बताओ, ये खाद्य पदार्थों के जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, ये बड़े मॉलिक्यूल्स किस में टूट रहे हैं डियर फ्रेंड्स? ये टूट रहे हैं छोटे मॉलिक्यूल्स में। अरे यार, छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट रहे हैं, ठीक? जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं वो छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट रहे हैं। तो हम जो भी खाते हैं वो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, डाइजेशन के बाद वो टूट टूट कर छोटे मॉलिक्यूल्स में बदलते हैं। तो बड़े मॉलिक्यूल का टूट कर छोटे मॉलिक्यूल में बदलना क्या कहलाता है? वो कहलाता है कैटाबोलिज्म। क्या कहलाता है? कैटाबोलिज्म, ठीक है, उसको कहते हैं कैटाबोलिज्म। अब एनाबोलिज्म क्या है? छोटे अणुओं का जुड़ जुड़ करके बड़े अणु में बन जाना एनाबोलिज्म कहलाता है। कैसे? हमारे शरीर में क्या एनाबोलिज्म होता है? क्या छोटे अणु जुड़ जुड़ के बड़े अणु बनते हैं? आप तो सोचो कि डाइजेशन होता है, डाइजेशन में बड़े अणु टूट कर छोटे अणु बनते हैं। लेकिन यहाँ पर आप बोल रहे हो छोटे अणु जुड़कर बड़े अणु बनते हैं। हाँ बनते हैं। जब हमारा डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है तो हमारा जो प्रोटीन होता है वो अमाइनो एसिड में टूट जाता है, जो कार्ब्स होता है ग्लूकोज में टूट जाता है। उसके बाद इन सभी चीज़ों को ब्लड के द्वारा ऑब्जर्व कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है। तो जो ये हमने अमाइनो एसिड को ऑब्जर्व किया है, यही अमाइनो एसिड हमारे कोशिकाओं में जाएगा, फिर ये अमाइनो एसिड अलग अलग प्रकार के प्रोटीन में बदल जाएगा। अच्छा, अब प्रोटीन का बनना इसका मतलब अमाइनो एसिड छोटा है, फिर वो अमाइनो एसिड फिर से प्रोटीन में बदलेगा, यानी बड़ा अणु बन रहा है। और छोटे अणु से बड़े अणु में बनना, छोटे अणु का बड़े अणु में बनना क्या कहलाता है? एनाबोलिज्म। अब इसका उदाहरण समझो। जैसे हम प्रोटीन खाते हैं तो प्रोटीन टूटता है किसमें? अमाइनो एसिड में। वो अमाइनो एसिड हमारे शरीर के अंदर जाकर फिर से क्या बनाता है? प्रोटीन। कैसे प्रोटीन? हमारे बालों के लिए, हमारे बालों के प्रोटीन के लिए, हमारे नाखूनों के प्रोटीन के लिए, हमारे त्वचा के प्रोटीन के लिए, हमारे मांसपेशियों के प्रोटीन के लिए, ठीक? हमारे हीमोग्लोबिन के प्रोटीन के लिए। हमारे रक्त में जो हीमोग्लोबिन वो भी एक प्रोटीन है, ठीक? और जो तमाम प्रकार के जो एंजाइम्स होते हैं वो भी बहुत प्रोटीन से बने होते हैं। ये देखो, अब हम एक चीज समझते हैं, एनाबोलिज्म, मेटाबोलिज्म एंड कैटाबोलिज्म। देखो कैटाबोलिज्म क्या है? भोजन के बड़े अणुओं का छोटे अणुओं में टूटना, जैसे प्रोटीन का अमाइनो एसिड में, कार्बोहाइड्रेट्स का ग्लूकोज में और वसा का फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूटना क्या कहलाता है? कैटा। कैटा मतलब काट रहा है, बड़े अणु को जो काट रहा है, छोटे अणु बदल रहा है, उसको कैटाबोलिज्म यानी अपचय कहते हैं, ठीक? ये हमारे शरीर में होता है कि नहीं होता है? हमारे शरीर में होता है। हम जब खाते हैं बड़े मालिक्यूल छोटे मालिक्यूल्स में टूट जाते हैं, प्रोटीन अमाइनो एसिड में, कार्ब्स क्या कहते हैं कि ग्लूकोज में, और वसा किसमें? वसा और लिपिड किसमें? फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में टूट जाते हैं। तो छोटे अणुओं में टूट रहे हैं तो इसको कहते हैं कैटा यानी काट रहा है, कैटाबोलिज्म। एनाबोलिज्म,
छोटे अणुओं से बड़े अणुओं का बनना एनाबोलिज्म कहलाता है। जैसे अमाइनो एसिड से शरीर के लिए जरूरी अलग अलग प्रोटीन और मसल्स के लिए एक्टिन और मायोसिन, बाल और नाखूनों के लिए केराटिन, आरबीसी के लिए हीमोग्लोबिन, इसी प्रकार अन्य प्रोटीन का बनना। देखो जैसे हमारे बालों के लिए हमारे बाल में, हमारे नाखूनों में, ठीक है, और जानवरों के खुर और सींग में कौन सा प्रोटीन होता है? केराटिन प्रोटीन होता है। एक केराटिन प्रोटीन बना किससे? इसी अमाइनो एसिड से जिसको हमने लिया है ऑब्जर्व करके। ठीक, अब ये बताओ जो हमारा ये होता है, जो हमारा मसल होता है, हमारे मसल में कौन सा प्रोटीन होता है? हमारे मसल में एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन होते हैं। भाई हमने तो खाया था प्रोटीन, वो पच के बन गया क्या? वो बन गया अमाइनो एसिड। फिर ये अमाइनो एसिड हमारे कोशिका में जाकर प्रोटीन में बनते हैं, अलग अलग प्रोटीन। हमारे रक्त के लिए हीमोग्लोबिन प्रोटीन, ठीक, हमारे बालों और नाखूनों के और जानवरों के सींग और खुर के लिए केराटिन प्रोटीन, ठीक, और हमारे मसल्स के लिए एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन, ठीक, और हमारे ब्लड के लिए हीमोग्लोबिन प्रोटीन का बनना। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर जो छोटा अणु क्या कहते हैं, ए अमाइनो एसिड है, बड़े अणुओं में बना है, फिर से प्रोटीन बनना है, छोटा अणु फिर से बड़ा अणु बन रहा है। तो छोटे अणु का बड़े अणु में चेंज होना, छोटे मॉलिक्यूल्स का बड़े मॉलिक्यूल्स में चेंज होना क्या कहलाता है? वो कहलाता है एनाबोलिज्म। ठीक है, इसी प्रकार से जो ग्लूकोज होता है, जो हम ग्लूकोज खाते हैं, उस ग्लूकोज से एनर्जी मिलता है। जो एक्सेस ग्लूकोज होता है, उस ग्लूकोज को जो हमारे पैनक्रियाज के द्वारा जो निकाला जाता है, हार्मोन्स क्या कहते हैं उसको, इंसुलिन, वो इंसुलिन एक्सेस ग्लूकोज को किस में बदल देता है? ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या है? बड़े मॉलिक्यूल्स हैं। ग्लूकोज क्या है? छोटा मॉलिक्यूल। तो छोटा मॉलिक्यूल्स यानी ग्लूकोज किस में बदल गया? ग्लाइकोजन में, और जाकर कहाँ एकत्रित हो गया? लीवर के पास। ठीक, उसी प्रकार के फैटी एसिड एवं ग्लिसरॉल किस में बदल जाते हैं? ट्राइग्लिसराइड में। ट्राइग्लिसराइड क्या है? ट्राइग्लिसराइड बड़े अणु हैं। तो जो हमने खाया फैट एवं लिपिड, वो किस में बदला? ग्लिसरॉल एवं फैटी एसिड में। हमारे शरीर में जाने के बाद ग्लिसरॉल एवं फैटी एसिड स्टोर हो जाएंगे, किस रूप में? ट्राइग्लिसराइड के रूप में। क्या हो रहा है? छोटे अणु से बड़े अणु। तो छोटे अणु से बड़े अणु एनाबोलिज्म, बड़े अणु से छोटे अणु कैटाबोलिज्म, और कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म के योग को क्या? मेटाबोलिज्म। ठीक, कैटाबोलिज्म तथा मेटाबोलिज्म के योग को एनाबोलिज्म कहा जाता है। तो इस प्रकार हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर 3 हो जाए। शरीर में होने वाले सभी रासायनिक क्रियाएं क्या हैं? मेटाबोलिज्म। सभी रासायनिक क्रियाएं बोले तो एनाबोलिज्म प्लस कैटाबोलिज्म। सरल अणुओं से जटिल अणुओं का संश्लेषण, हाँ होता है, सरल अणुओं से जटिल अणुओं का संश्लेषण होता है। सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सिंपल मॉलिक्यूल्स। हमारा अमाइनो एसिड अलग अलग प्रकार के प्रोटीन बनता है। हमारा ग्लूकोज क्या होता है? हमारा ग्लूकोज क्या कहते हैं, इसमें ग्लाइकोजन के रूप में संचित हो जाता है। हमारा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल ट्राइग्लिसराइड के रूप में स्टोर हो जाता है। तो होता है उपचय और अपचय, एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म दोनों होता है। इन दोनों के योग को ही तो मेटाबोलिज्म कहते हैं। ठीक, तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, अगला, ये तो हम समझ ही लिए। अरे यार, हम्म, ये हम समझ लिए हैं। अब देखते हैं, किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला यंत्र क्या है? जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका जांच करने के लिए एक यंत्र होता है, और उस यंत्र का नाम क्या है? सूक्ष्मदर्शी नहीं भाई, रेडियोग्राफी नहीं, ऑसिलोस्कोप नहीं, इंडोस्कोपी। हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का, हमारे पाचन तंत्र का जांच पड़ताल करने के लिए क्या किया जाता है? इंडोस्कोपी किया जाता है। और इंडोस्कोपी करने वाले यंत्र का नाम क्या है? इंडोस्कोप। ठीक, क्या नाम है? इंडोस्कोप। मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित, पुनः सृजित हो सकता है, हमने बताया था लीवर। ठीक है, लीवर एक ऐसा ऑर्गन है हमारे शरीर का जिसे टुकड़ों में डोनेट किया जा सकता है। और जैसे मान लो किसी व्यक्ति ने अपने लीवर का 40% हिस्सा किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दे दिया, अब उसके पास कितना लीवर बचा? 60%, 60%। तो उसका जो 60% लीवर है, रीजेनरेट करके, पुनर्निर्माण कर करके, रीजेनरेशन कर करके अपने आप को 100% बना लेगा।
तो यह क्षमता किस में पाई जाती है? लीवर में पाई जाती है। मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित, पुनः सृजित हो सकता है, रीजेनरेशन की कैपेसिटी होती है, वह है जिगर यानी लीवर। निम्नलिखित में से किसमें होमोडोंट दांत पाए जाते हैं? देखो जो मछली है, सांप है, ठीक है, छिपकली है, इनके अंदर जो दांत पाया जाता है वो होमोडोंट होते हैं, यानी एक समान दांत होते हैं। इनके जबड़े पर, इनके जो जा होता है, जा लाइन होती है, इस जा लाइन पर जो जितने दांत होते हैं, सारे के सारे दांत कैसे होते हैं? एक जैसे होते हैं, होमोडोंट। क्या मानव का? नहीं भाई, मानव में तो 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, एक गलत हो गया। तेंदुआ में नहीं, घोड़ा में नहीं, तो कौन सा? मछली। मछली के सभी दांत कैसे होते हैं? होमोडोंट होते हैं। अगला क्वेश्चन, भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसरण को क्या कहते हैं? भोजन नली की दीवारों और संकुचन को पेरिस्टाल्सिस कहते हैं, ठीक है। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट के द्वारा भोजन क्या होता है? हमारे मुंह से ऊपर से होते हुए नीचे हमारे कहाँ चला जाता है? हमारे पेट में, फिर पेट से होते हुए फिर हमारे मतलब पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है, डाइजेस्टिव जो क्या कहते हैं, कैनाल है, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल है। इस पूरे एलिमेंट्री कैनाल में क्या होता रहता है? कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता रहता है मसल का, और कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल को क्या कहते हैं? क्रमाकुंचन कहते हैं, पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। अगला क्वेश्चन, पित्त के कार्य को कहा जाता है, पित्त के कार्य को कहा क्या जाता है? इमल्सिफिकेशन। हमारे लीवर से, ठीक है, हमारे लीवर से एक बाइल जूस निकलता है, वह बाइल जूस आकर गाल ब्लैडर में इकट्ठा होता है, फिर वह गाल ब्लैडर से निकलकर कहाँ आता है? हमारे छोटी आंत के ड्यूडेनम में। छोटी आंत के ड्यूडेनम में वसा के बड़े बड़े टुकड़े रहते हैं, तो वसा के इन बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना ही इमल्सिफिकेशन कहलाता है, ठीक। तो पित्त के कार्य को क्या कहा जाता है? पित्त कौन सा काम करता है? वसा के बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, यानी पैसीकरण का काम करता है। भोजन के पाचन की प्रक्रिया के दौरान होने वाले ऊर्जा परिवर्तन को बताइए, ठीक। जो हम भोजन करते हैं वो सबसे बड़ी बात तो वो आंतरिक ऊर्जा नहीं होती है, ना तो प्रकाश ऊर्जा होती है, वो रासायनिक ऊर्जा होती है। जो हम भोजन खाते हैं वास्तव में किसमें बदल क्या होता है? वो रासायनिक ऊर्जा होता है, केमिकल एनर्जी होती है, ठीक है। एक ग्लूकोज क्या है? कि केमिकल है। वसा क्या है? एक केमिकल है, ठीक है। प्रोटीन क्या है? एक केमिकल है। वसा क्या है? केमिकल है। कार्बोहाइड्रेट क्या है? केमिकल है। तो इन सब चीजों से ऊर्जा मिलती है, तो वो कैसा एनर्जी ऊर्जा होगा? केमिकल एनर्जी। और वो केमिकल एनर्जी किसमें बदलता है? ऊष्मीय ऊर्जा में। किसमें? ऊष्मीय ऊर्जा में। तो रासायनिक ऊर्जा से क्या प्रकाश ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर क्या प्रकाश पैदा होता है? नहीं। क्या हमारे शरीर में कोई प्रकाश ऊर्जा है जो रासायनिक ऊर्जा में बदल रहा है? नहीं। क्या हमारे शरीर में रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मीय ऊर्जा हो रहा है? हाँ, रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तन होता है। हम जो खाते हैं वो क्या है? केमिकल है। उस केमिकल से क्या मिलेगा? रासायनिक ऊर्जा। और वह रासायनिक ऊर्जा क्या करेगा? रासायनिक ऊर्जा से हमारे शरीर में वो क्या कहते हैं? ऊष्मीय ऊर्जा पैदा होगी, हीट। हमारे शरीर में गर्मी आएगी, हमारे शरीर में ताकत आएगा, पावर आएगी, किसी काम को करने की क्षमता आएगी, तो रासायनिक ऊर्जा से हीट एनर्जी में बदल जाएगा। ये सब गलत है, ठीक। अगला देखते हैं, को पचाने के लिए शाकाहारी को लंबी छोटी आंत की, यार ये क्या है? ये छोटी नहीं रहेगा भाई, ये छोटी नहीं रहेगा, गलत है, यहाँ लंबी। किसको पचाने के लिए शाकाहारी को लंबी आंत की आवश्यकता होती है? सेल्यूलोज को। देखो जो शाकाहारी जंतु होते हैं, जो हार्बीवोरस होते हैं, उनके भोजन में क्या होता है? सेल्यूलोज। घास पत्ता ज्यादा खाते हैं, घास पत्ते में सेल्यूलोज पाया जाता है। तो सेल्यूलोज को पचाने के लिए क्या चाहिए होता है? सेल्यूलोज को पचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा क्या चाहिए होता है? सेल्यूलोज को पचाने के लिए, सेल्यूलोज को पचाने वाले क्या चाहिए? एंजाइम चाहिए। और हम इंसानों के अंदर सेल्यूलोज को पचाने वाले एंजाइम नहीं होते हैं, और सेल्यूलोज को पचाने में समय भी बहुत ज़्यादा लगता है। समय क्या लगता है? बहुत ज़्यादा समय लगता है। और जब बहुत ज़्यादा समय लगता है तो क्या होता है? जो हमारी आंतों की लंबाई है वह बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। कैसी होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि इसको सेल्यूलोज को पचाने के लिए क्या लगता है? बहुत ज़्यादा समय लगता है। अगर सपोज दैट मान लो हमारी आंतें छोटी हैं, इतनी बड़ी है, यहाँ हमने खाया और यहाँ निकल गया, ठीक है। यहाँ हमने खाया और यहाँ निकल गया, हमारे एलिमेंट्री कैनाल की लंबाई कम है, छोटी आंत की लंबाई कम है, तो हमने खाया और यहाँ निकल गया, यानी अच्छे से ना तो उसका डाइजेशन हो पाया, ना तो अच्छे से उसका एब्जॉर्प्शन हो पाया, तो उसका फायदा जानवर को नहीं मिल पाएगा। तो जो जब इसको पचाने के लिए ज़्यादा समय लगता है तो उसके आंत की लंबाई भी ज़्यादा जरूरी होनी चाहिए। तो किसको पचाने के लिए? सेल्यूलोज को पचाने के लिए आंत की लंबाई ज़्यादा होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, कितना टाइम हो गया? मानव में भोजन और हवा के लिए सामान्य मार्ग है। देखो जो मानव में भोजन और हवा के लिए, देखो जो हमारा क्या है? हमारा ये मुंह है,
मुंह के अंदर जो कैविटी उसको क्या कहते हैं, बक्कल कैविटी। और बक्कल कैविटी के बाद शुरू होता है फायरिंग्स। यह फायरिंग्स हमारे भोजन और जो हम हवा लेते हैं, जो एयर को इनहेल करते हैं नाक के द्वारा, इन दोनों के लिए कॉमन पैसेज है। ये देखो क्या है, ये देखो ए क्या है हमारा, ए है हमारा फायरिंग्स, ठीक। इसमें से क्या आ रहा है, इसमें से आ रहा है भोजन प्लस एयर, ठीक। ए हमारा क्या है, फायरिंग से, इसमें से भोजन और एयर दोनों आ रहा है। फिर आगे जाने के बाद ये दोनों दो भाग में बढ़ जाते हैं, एक इधर चला आता है और एक नली ऐसी चली जाती है, एक नली ऐसी। ये जो नली होती है इसको कहा जाता है क्या, इसको कहा जाता है विंड पाइप, ठीक, विंड पाइप। और इसको कहा जाता है ईसोफेगस, ठीक। ए है विंड पाइप। इस विंड पाइप को और भी क्या कहा जाता है, इस विंड पाइप को कहा जाता है ट्रैकिया, ठीक। तो पहले जो शुरुआत में हमारे बक्कल कैविटी से क्या निकलेगा, हमारे बक्कल कैविटी से निकलेगा क्या, फायरिंग्स। फायरिंग्स हमारे भोजन और हवा दोनों के लिए कॉमन पैसेज है। उसके बाद यह फायरिंग्स आगे जाकर दो भागों में डिवाइड हो जाएगा। एक भाग कहलाएगा फूड पाइप और एक भाग कहलाएगा विंड पाइप। विंड पाइप को ट्रैकिया कहते हैं और फूड पाइप को ईसोफेगस कहते हैं। वहाँ के बाद दोनों अलग अलग रास्ते में चले जाएंगे, ठीक है। आगे ये भी बताएंगे कि जो ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया के मुंह पर क्या होता है, यहाँ पर होता है एक ढक्कन जैसी संरचना होती है, ठीक है, कार्टिलेज की बनी होती है और इसको कहते हैं एपिग्लोटिस। क्या कहते हैं, एपिग्लोटिस। जब हम भोजन खाते हैं तो हमारा भोजन ट्रैकिया में न चला जाए, उससे बचने के लिए ढक्कन ट्रैकिया के मुंह पर जाके बंद हो जाता है। जब हम हवा लेते हैं तो हवा वो ट्रैकिया में जाए, उसके लिए वो ढक्कन एपिग्लोटिस खुल जाता है, ठीक। तो ग्रास नली क्या है, ग्रास नली, फायरिंग्स। तो फायरिंग्स क्या होता है, भोजन और हवा के लिए कॉमन पैसेज देता है। यकृत का कार्य क्या है, यकृत का कार्य क्या है, बताओ। लीवर का काम क्या है भाई, लीवर का काम क्या है, लीवर का काम रेस्पायरेशन है, नहीं। लीवर का काम उत्सर्जन है, नहीं। किडनी का काम उत्सर्जन है। क्या सर्कुलेशन, सर्कुलेशन हार्ट करता है, ठीक, ठीक। उत्सर्जन कौन करता है, उत्सर्जन किडनी करता है, ठीक, उत्सर्जन किडनी करता है। और श्वसन कौन करता है, श्वसन करता है लंग्स करता है, लंग्स के द्वारा होता है। और जो हमारा ये पाचन होता है, ये लीवर, इस हमारे डाइजेशन में, पाचन में लीवर मदद करता है। तो हमारा आंसर लीवर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने वाले उत्तरदायी पदार्थ को क्या कहा जाता है, जैविक क्रिया में, सिस्टम में रासायनिक क्रिया प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ, द सबस्टेंस। ये इसका ऑप्शन गलत हो गया यार, यकृत पदार्थ की बात कर रहा है, अंग की बात नहीं कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर ऐसे होना चाहिए क्या, यहाँ पर होना चाहिए एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या करते हैं, रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज कर देते हैं। ये क्वेश्चन गलत लग रहा है कुछ। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ क्या होते हैं, वो होते हैं एंजाइम्स। यहाँ पर अज्ञात से पूछ रहा, वैसे अगर, ठीक, इसको क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग स्किप करते हैं, ठीक। इस क्वेश्चन को हम बाद में देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तन करने को प्रेरित करता है, ठीक है। तो ये जो जाइमेज एंजाइम है, ये ग्लूकोज को क्या करता है, इथेनॉल में बदलता है। जाइमेज एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में बदलता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तन करता, प्रेरित करता है, तो ये क्या है, जाइमेज। ये जाइमेज एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में बदलता है। अगला क्वेश्चन क्या है, पाचन के दौरान भोजन सरल पदार्थों में विघटित होता है। उदाहरण के चावल, आलू और ब्रेड में क्या होता है, चावल, आलू और ब्रेड में क्या होता है भाई, चावल, आलू और ब्रेड में क्या होता है, स्टार्च होता है। यानी स्टार्च बोले तो कार्बोहाइड्रेट्स होता है। क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक। वैसे होता है स्टार्च, और स्टार्च भी एक प्रकार से क्या है, एक है कार्बोहाइड्रेट है, ठीक। उसमें ए विघटित होता है। कार्बोहाइड्रेट किसमें विघटित होता है, कार्बोहाइड्रेट विघटित होता है किसमें, ए विघटित होता है ग्लूकोज में, ठीक। जितने सारे कार्बोहाइड्रेट हैं, ये किसमें विघटित होते हैं, ए विघटित होते हैं, ग्लूकोज में विघटित होते हैं। नाक में दिक्कत है, ये जितने कार्बोहाइड्रेट हैं वो किसमें विघटित होते हैं, टूटते हैं तो अथवा ग्लूकोज में। तो हमारा आंसर क्या, कार्बोहाइड्रेट होते हैं ग्लूकोज में बदलते हैं, हाँ सही बात है, ठीक।
ठीक, उदाहरण के लिए चावल, आलू और ब्रेड में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, ये विघटित होकर किसका निर्माण करते हैं, ग्लूकोज का। ग्लूकोज होता है कार्बोहाइड्रेट, नहीं गलत। प्रोटीन होता है, प्रोटीन ग्लूकोज में बदलेगा नहीं। कार्बोहाइड्रेट भाई ग्लूकोज में बदलता है, प्रोटीन अमाइनो एसिड बदलता है, और जो ग्लूकोज होता है खुद कार्बोहाइड्रेट से बना है, तो कार्बोहाइड्रेट किसमें बदलेगा, ग्लूकोज में। ठीक, हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। अपचय के दौरान पेट के दर्द से छुटकारा पाने के लिए लोग निम्न में किसका उपयोग करते हैं। देखो, अपचय के दौरान पेट के दर्द से छुटकारा पाने के लिए लोग किसका उपयोग करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का। ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है। ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है MgOH2, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशियम या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है। और MgOH2 इन नेचर क्या है, इन नेचर क्या है, क्षारी है। इन नेचर क्या है, क्षारी है। क्षारी बोले तो एल्केलाइन है। ठीक, एल्केलाइन है। और पेट में दर्द तब होता है जब हमारे पेट में दर्द तब होता है जब हमारे पेट में एसिडिटी होती है, यानी एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। और इस एसिड को बैलेंस करने के लिए आता है हमारा क्या, MgOH2 यानी क्षारी पदार्थ। क्षारी पदार्थ उस एसिड को बैलेंस करके क्या बना देता है, साल्ट बना देता है और पानी बना देता है। जब स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस मिलते हैं तो क्या बनते हैं, लवण बनते हैं, यानी नमक बनते हैं। और क्या नमक बनता है, नमक बनता, साल्ट बनता है, और क्या बनता है, उसके साथ बनता है पानी। ठीक, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम को क्या कहते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशियम भी कहते हैं। अगला, लार में कौन सा एंजाइम होता है, लार में एमाइलेज एंजाइम होता है। ठीक, हमारा आंसर क्या है, लार में एमाइलेज एंजाइम होता है। दूध के प्रोटीन को कौन सा एंजाइम पे जाता है, दूध के प्रोटीन को रेनिन। दूध में कौन सा प्रोटीन होता है, केसिन प्रोटीन होता है। और यह केसिन प्रोटीन को पचाता कौन है, रेनिन। और रेनिन किस में बदल देता है, रेनिन बदल देता है दही में, जिसको कहते हैं पैराकेसिनेट। ठीक, पैराकेसिनेट। ठीक है, तो दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, केसिन, और केसिन पे जाता है रेनिन। निम्नलिखित में से कौन सा वह अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है, तो लीवर करता है। ठीक, हमारा लीवर यानी यकृत, यहाँ मैंने इंग्लिश में लिखा लीवर। ठीक, तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संचित करने का काम हमारा लीवर करता है, यानी हमारा यकृत करता है। अगला क्वेश्चन, आहार नाल का इनमें से कौन सा भाग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन करता है। तो आहार नाल का जो छोटी आंत है वह वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन तीनों का कंप्लीट डाइजेशन करता है, डाइजेशन को फाइनल टच देता है। जठर रस में डुबोने पर पीएच पेपर का रंग कैसा हो जाएगा। ठीक है, जठर रस क्या होता है, अम्ल होता है। ठीक है, जठर रस क्या होता है, अम्ल होता है। जठर रस क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, एक एसिड है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब हम लोग इंडिकेटर पर डालेंगे, सूचक पर डालेंगे, तो ये अम्ल है। तो अम्ल क्या करता है, बताओ, अम्ल क्या करता है, अम्ल नीले सूचक को, नीले लिटमस पेपर को किसमें बदल देता है, लाल कलर में कर देता है। ठीक, किसमें बदलता है, लाल। तो जठर रस में डुबोने पर पीएच पेपर का रंग कैसा हो जाएगा। पीएच पेपर बोले तो इंडिकेटर, एक अम्ल और क्या कहते हैं कि क्षार का पता लगाने के लिए एक पेपर होते हैं, जिसको हम लोग लिटमस पेपर कहते हैं, कि लाल कलर के होते हैं, नीले कलर के होते हैं। तो जो अम्ल होता है, अम्ल नीले लिटमस को किसमें बदल देता है, लाल। अम्ल नीले लिटमस को लाल कलर दे देता है, यानी जो ये अम्ल है कैसा सूचक देगा, लाल कलर का। बोला जो गैस्ट्रिक जूस है वह पीएच पेपर पर कैसा रंग देता है। तो गैस्ट्रिक जूस में होता क्या है, गैस्ट्रिक जूस में होता क्या है, गैस्ट्रिक जूस में होता है HCl। और ये HCl क्या है, एक एसिड है। ठीक है, अब का जो एसिड पेपर है, जो पीएच पेपर है, वो कैसा रंग देगा। अब ये देखो, एक ट्रिक याद कर लो। एक ट्रिक है अनिल, और एक ट्रिक है छलनी। अनिल जानते हो किसी का नाम है, और छलनी दूध चाय छानने वाला। अ से क्या होता है, अम्ल। ठीक, अ से अम्ल, नी से नीला, ल से लाल। ठीक, यानी जो अम्ल होगा वो नीले लिटमस को लाल कर देगा। जो अम्ल होगा नीले पीएच पेपर को
लाल पीएच पेपर में बदल देगा। ठीक है, जो अम्ल होगा नीले पीएच पेपर को लाल पीएच पेपर में बदल देगा। तो जो HCl क्या है, अम्ल है, तो जो HCl अगर अम्ल है तो ये नीले पीएच पेपर को किसमें बदल देगा, लाल में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, लाल। इस तरह छलन याद कर लो। छ से क्या होता है, छ से होता है क्षार, याद कर लो। ठीक, ल से क्या याद कर लो, ल से लाल याद कर लो, और नी से क्या याद कर लो, ये नीला याद कर लो। ठीक है, तो ये क्या करता है, जो क्षार होता है वो लाल लिटमस को नीला कर देता है, जो क्षार होता है लाल लिटमस को नीला कर देता है। लेकिन यहाँ पर किसकी बात कर रही है, गैस्ट्रिक जूस में। और हमें पता होना चाहिए गैस्ट्रिक जूस में अम्ल होता है, तो अम्ल क्या करेगा, नीले लिटमस पेपर को लाल लिटमस पेपर में, यानी नीले पीएच सूचक को, पीएच पेपर को लाल में बदल देगा, यानी हमारा आंसर लाल हो जाएगा। अगला आंसर, अगला क्वेश्चन, पित्तरस के कार्य नीचे दिए गए उस विकल्प का चयन करें जो पित्तरस के कार्य से संबंधित नहीं है। ठीक है, देखो पित्तरस यानी बाइल जूस, बाइल जूस अग्न्याशयी एंजाइमों की क्रिया की दक्षता को बढ़ाता है। सीधी बात है भाई, जो क्या करता है बाइल जूस, काम क्या करता है, बाइल जूस आता है हमारे जो भोजन में जो फैट है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। तो इससे क्या हो जाता है, इससे जो पैनक्रियास से जो एंजाइम आते हैं उनका काम क्या होता है, आसान होता है। ये पैनक्रियास से आने वाले एंजाइम को क्या करता है, उत्प्रेरित करता है, उनको अच्छे ढंग से काम करने के लिए क्या करता है, उनकी दक्षता को बढ़ाता है, उनकी इफिशियंसी को बढ़ाता है। हमारा ए ऑप्शन सही है। ठीक है, यह अग्न्याशयी एंजाइमों की क्रिया के लिए भोजन को क्षारीय माध्यम प्रदान करता है। सही बात, एकदम बात। देखो हमारे पेट से जो भोजन आता है उस भोजन में क्या मिला, स्टमक में क्या मिलता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब वो एसिड वाला भोजन कहाँ आता है, छोटी आंत के ड्यूडेनम में, और छोटी आंत के ड्यूडेनम में आकर क्या मिलता है, बाइल जूस। और बाइल जूस कैसा होता है, बाइल जूस होता है क्षारीय। और जो हमारे अग्न्याशय से, हमारे पैनक्रियास से निकलने वाले जो एंजाइम हैं, एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज, ये किस माध्यम में अच्छे से काम करते हैं, क्षारीय माध्यम में। एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज ये क्षारीय माध्यम में काम करते हैं। हमारा भोजन ऊपर से आया एसिडिक मीडियम में, अम्लीय भोजन है, उसको क्या कहते हैं, बाइल जूस ने क्षारीय बना दिया। और यही क्षारीय माध्यम किसको चाहिए, हमारे अग्न्याशय से, हमारे पैनक्रियास से निकलने वाले एंजाइम को। ठीक, तो हमारा क्या क्या हो जाएगा, हमारा ए भी ऑप्शन सही हो जाएगा। यह अग्न्याशयी एंजाइमों क्रिया के लिए भोजन को क्षारीय माध्यम प्रदान करता है। ठीक है, और क्या करता है, यह बड़ी बड़ी वसा गोलिकाओं को छोटी छोटी गोलिकाओं में विघटित करता है। सीधी बात है भाई, जो हमारा जो बाइल जूस होता है वो और क्या काम करता है, अरे गर्मी क्यों लग रही इतनी, ये जो बाइल जूस होता है वो बाइल जूस क्या करता है, ये जो बाइल जूस होता है वह हमारे ड्यूडेनम में आता है, और जो ड्यूडेनम में वसा की बड़ी बड़ी गोलिकाएं हैं उन बड़ी बड़ी वसा की ड्रॉपलेट्स को छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में चेंज करते हैं। अभी सही है, इसमें प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम होता है। अरे यार, जो हमारा बाइल जूस होता है उसमें कोई एंजाइम ही नहीं होता, बाइल जूस में कोई एंजाइम नहीं होता है, और ये कह रहा है इसमें प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम होता है। गलत, बाइल जूस में कोई एंजाइम नहीं होता। ठीक, मनुष्यों की छोटी आंत में मौजूद अंकुरों की कुछ विशेषताएं नीचे दी गई हैं। अंकुर छोटी आंत में अंगुली नुमा जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है उनको क्या कहा जाता है, हमारी आंत में होती है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है उनको क्या कहा है, तो उनको बिलाई कहा जाता है। और बिलाई की क्या संरचना है, ये बहुत पतली दीवारों से लगी हुई अंगुली नुमा संरचना होती है। सही बात भाई, यह छोटी आंत की दीवारों से लगी हुई क्या होती है, पतली अंगुली नुमा संरचना होती है। सही बात, ये एक बड़ी सतही क्षेत्रफल प्रदान करता है। सही बात, देखो ये जैसे हमारा छोटी आंत हो गया, तो ये छोटी आंत में जो बिलाई है, उंगली नुमा संरचना है, यह एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया बढ़ा रहा है। अगर केवल हमारा छोटी आंत ऐसे होता तो ऑब्जर्व करने के लिए केवल यहाँ से लेकर यहाँ तक ही क्षेत्रफल होता, लेकिन अब इसको अगर खींच के लंबा करो तो इसका लंबाई बढ़ जाता है और एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया बढ़ जाता है, यानी ये भी सही है। ठीक, रक्त कोशिकाओं के द्वारा भरपूर आपूर्ति। सही बात है, जो हमारा बिलाई है, बिलाई में जो हम न्यूट्रिएंट्स बिलाई के द्वारा अवशोषित किया जाता है, वो किसके द्वारा आपूर्ति होता है, सप्लाई होता है, ब्लड के द्वारा, ब्लड में मिक्स होता है। जो बिलाई होता है न्यूट्रिएंट्स को क्या करता है, ऑब्जर्व करता है, और ऑब्जर्व करके कहाँ देता है ब्लड में, तो ब्लड के द्वारा भरपूर सप्लाई होती है। ये भी ऑप्शन हमारा सही है, लेकिन हमें सही पर नहीं गलत पर टिक करना है, इसलिए इसको हम हटाते हैं, पहले हमें गलत पर टिक करना है। इनमें भोजन के पाचन के लिए छोटे छोटे छिद्र होते हैं। नहीं भाई, अरे यार, भोजन के पाचन के लिए इसमें कोई छोटे छोटे छिद्र नहीं होते हैं। जो बिलाई होता है भोजन का पाचन नहीं करता, बिलाई भोजन का अवशोषण करता है, बिलाई भोजन का पाचन नहीं करता। और ये ऑप्शन दिया है भोजन पचाने के लिए छोटे छोटे छिद्र होते हैं, एकदम गलत बात। तो हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, आहार नाल मौजूद वसा छोटी आंत में बड़ी गोलिकाएं क्यों बनाता है। अब ये बताओ, जो आहार नाल होता है, जो हमारा जो क्या कहते हैं इसको एलिमेंट्री कैनाल होता है,
वह वसा की बड़ी-बड़ी गुलिकाएँ क्यों बना लेता है? जी देखो, जब भी हम भोजन खाते हैं, वो भोजन हमारे कहाँ जाता है? हमारे आमाशय, हमारे स्टमक में जाता है और हम क्या पीते हैं? पानी ही पीते हैं। तो भोजन और पानी एक में मिक्स होकर उसका क्या होता है? उसका होता है स्लरी बन जाता है। स्लरी मतलब क्या होता है? कोई ठोस पदार्थ और पानी के घोल को स्लरी कहा जाता है, एक मिश्रण बन जाता है और मिश्रण बनने की प्रक्रिया में जो वसा है वह उस स्लरी से अलग हो जाता है और वसा की बड़ी-बड़ी गोलिकाओं में बड़ी-बड़ी वसा की फैट की बड़ी-बड़ी ड्रॉपलेट बन जाता है, ठीक? किसके द्वारा? जब हम लोग भोजन खाते हैं और पानी मिक्स होता है तो भोजन और पानी मिलकर क्या बनाते हैं? स्लरी बनाते हैं। आप देखो कोई चीज़ लो, ठीक है? उसको कोई किसी ड्रम में घोलो पानी मिला करके घोलो कोई ठोस पदार्थ उसमें उसमें वो डाल दो। क्या कहता है उसमें वो फैट डाल दो, कोई वसा डाल दो, तेल डाल दो, देखना वो तेल अलग हो जाएगा, बड़ी-बड़ी गुलिकाएँ बना लेगा, ठीक? उसमें मिक्स नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन है क्या होता है कि इसका हिंदी तो बहुत कठिन है यार। क्योंकि वसा आमाशय में मौजूद भोजन के मंथन के दौरान रेशेदार कार्बोहाइड्रेट फंस जाता है, नहीं गलत बात। जो वसा होता है वो क्या कहते हैं रेशेदार कार्बोहाइड्रेट में नहीं फंसता है। क्योंकि प्रोटीन और वसा आपस में मिलकर कोलाइड बनाते हैं। प्रोटीन और वसा आपस में मिलते ही नहीं भाई, कोलाइड नहीं बनाते हैं। प्रोटीन और वसा आपस में कोलाइड नहीं करते हैं क्योंकि वो अलग छिटकता रहता है। क्योंकि अमाशय में मौजूद लाइपेज एंजाइम वसा को पूरी तरह नहीं पचा पाता। जो अमाशय में जो एंजाइम है लाइपेज, ये वास्तव में वसा को पूरी तरह नहीं पचा पाता है। लेकिन इसका रीज़न नहीं है कि जो वसा है उसकी जो बड़ी-बड़ी बूँदों में बदल गया है, उसका मेन रीज़न वही है। जो स्लरी बनता है भोजन और पानी का, स्लरी बनने के दौरान वो क्या होता है, वो अलग हो जाता है और बड़ी-बड़ी गुलिकाएँ बना लेता है। बिकॉज़ फैट्स गेट ट्रैप्ड, नहीं ये तो गलत है यार। दिस इज बिकॉज फैट्स डू नॉट मिक्स वेल विद द वाटरी स्लरी प्रोड्यूस्ड इन द स्टमक। जो हमारे पेट में वाटरी स्लरी बनता है, जो स्लरी बनता है उस स्लरी में प्रॉपरली मिक्स नहीं हो पाता। फैट इसी वजह से बड़ी-बड़ी वसा की गोलिकाएं बना लेता है। ठीक, अगला क्या है? अगला है मनुष्य के पाचन तंत्र में होने वाली कौन सी क्रिया गंदगी पर साबुन के पायसीकरण की क्रिया के समान होती है? देखो जैसे कोई कटोरी है उसमें घी है, ठीक है? अब उस घी को अगर पानी से धुलोगे तो कटोरी से घी नहीं निकलेगा, लेकिन जैसे उसमें साबुन डालोगे वो क्या हो जाएगा? उसका इमल्सिफिकेशन हो जाएगा। जो घी लगा है बड़ी-बड़ी जो पूरा फैला है प्लेट में, वो छोटी-छोटी बूँदों में टूट करके प्लेट से बाहर निकल जाएगा। और ऐसा हमारे शरीर में कौन करता है? ऐसा हमारे शरीर में हमारे लीवर से निकलने वाला बाइल जूस करता है। ये बाइल जूस हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में जाता है और भोजन में जो मिक्स है क्या कहते हैं उसको? फैट की बड़ी-बड़ी ड्रॉपलेट्स उसको छोटी-छोटी ड्रॉपलेट में तोड़ देता है। देखो, एक उपकारा साबुन के पायसीकरण से संबंधित क्रिया समान है हमारे शरीर के अंदर कौन? पित्त रस द्वारा क्षारीय माध्यम प्रदान करना? नहीं। पित्त रस द्वारा अम्लीय माध्यम प्रदान करना? पहली बात तो पित्त रस क्षारीय माध्यम प्रदान करता है, ये बात सही है। लेकिन इसके वजह से वो नहीं होता, क्या कहते हैं? इमल्सिफिकेशन नहीं होता है, उसके समान नहीं है। पित्त रस एंजाइमों द्वारा स्टार्च के पाचन में सहायता करना? गलत बात, ठीक है। पित्त लवणों द्वारा बड़ी वसा गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में विघटित किया जाना। जो हमारा जो क्या होते हैं ये बाइल साल्ट होता है, जो बाइल साल्ट क्या करता है? साल्ट यानी बोले तो क्षार। ये बाइल साल्ट क्या करता है? बाइल साल्ट वसा की बड़ी-बड़ी गोलिकाओं को छोटी-छोटी गोलिकाओं में तोड़ देता है और किसके समान है? यह ठीक उसी समान है जैसा साबुन काम करता है वसा के साथ। मानव शरीर की मानव शरीर की छोटी आंत के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई के घटते क्रम का सही अनुक्रम कौन-सा है? देखो हमारे शरीर में जो हमारी छोटी आंत होती है, उस छोटी आंत में सबसे ज़्यादा लंबाई किसकी होती है? इलियम की होती है। सबसे बड़ा भाग इलियम तथा सबसे छोटा भाग ड्यूडेनम होता है। जो सबसे बड़ा होता है कौन होता है? इलियम होता है। फिर इलियम से छोटा कौन होता है? जेजुनम होता है। फिर जेजुनम से छोटा कौन होता है? ड्यूडेनम होता है। तो सबसे बड़ा कौन हो गया? इलियम। इलियम छोटा जेजुनम, जेजुनम छोटा ड्यूडेनम। तो डियर फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखते हैं। हमारा लगभग में 8-10 क्वेश्चन का और बचा हुआ है, उसको हम कल देखेंगे, ठीक? समय समाप्त हो रहा है, वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।